हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो रैंडम वेरिएबल इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने जो है रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को देखा था और कैसे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस चीज़ को हमने देखा था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू कॉन्सेप्ट नाउ टुडे। अब क्या है कि अब एक ही तरह का प्रॉब्लम बचा है हमारे सिलेबस में, वो है कैसे हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड देन ये पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो ठीक था, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल प्रॉब्लम था रैंडम वेरिएबल का। अब जैसे 4 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो है हमारा अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनेगा, एक रैंडम वेरिएबल का बनेगा, है ना। तो हमको तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल अपना पता करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन। यहाँ पे आपका जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे रूल क्या बताया, नंबर ऑफ हेड। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो या तो जीरो होगा, या तो वन होगा, या तो टू होगा। क्योंकि दो बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, या तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, या तो एक्स का वैल्यू वन होगा, या तो एक्स का वैल्यू टू होगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम सबके प्रोबेबिलिटी को निकाल दें और पुट कर दें, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा बन के आएगा ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका रैंडम वेरिएबल क्या है। अब हर एक रैंडम वेरिएबल का आप प्रोबेबिलिटी अगर निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे देखिए हम प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका मतलब क्या है वो आप पहले समझिए। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ हेड है वो जीरो है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, टेल। तो टेल आने का पॉसिबिलिटी एक है, और टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 1/4, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। वन प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक हेड और एक टेल आया होगा, तो ये ऐसे आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4। तो ये हो गया 2/4, और दोनों हेड यानी 1/4। अब आप देखिए ये जो बन के आया ना, यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, अब आप कंडीशन को चेक कर लीजिए, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यही कंडीशन था, और सबका सम कितने के बराबर है, वन के बराबर है। तो ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया, ये मेरा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो भी हमने इसके पहले तक पढ़ा था, क्लास 11 तक कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, या 12th में कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसका भी हमको यूज करना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल एक नया कॉन्सेप्ट था, अब हम क्या है, सैंपल स्पेस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल, और हर एक रैंडम वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है तो इससे आपको पता चल जाए कि क्या आ रहा है। x इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या डिसाइड करता था, नंबर ऑफ हेड। अब x इक्वल टू जीरो है यानी कि नंबर ऑफ हेड जीरो है, तो नंबर ऑफ हेड जीरो यानी कि दोनों टेल हैं, तो दो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं। क्लास 10th के प्रॉब्लम में जाइए, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1/4। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कौन डिसाइड कर रहा है, नंबर ऑफ टेल, और कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार। तो ये क्वेश्चन भी अब आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप पहले तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू देखिए, वो सबसे पहला जरूरी पार्ट है। तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू इसमें या तो जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, या थ्री होगा, क्योंकि जो टेल का वैल्यू है वो कितना आ सकता है, या तो एक भी नहीं टेल आए, या तो एक टेल आए, या तो दो टेल आए, या तो तीन टेल आए। ठीक है, अब इसमें हम x का वैल्यू और उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू प्रोबेबिलिटी की। अब x का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो, यानी एक भी टेल नहीं आ रहा है। x का वैल्यू वन, यानी एक टेल आ रहा है। x का वैल्यू टू, यानी कि दो टेल आ रहा है। x का वैल्यू थ्री, यानी कि तीन टेल आ रहा है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। अब x इक्वल टू जीरो, यानी एक भी टेल नहीं है, यानी तीनों के तीनों क्या है, हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 8। ठीक है, वन, यानी कि एक ही टेल आ रहा है, एक टेल आ रहा है, और बाकी दो क्या होंगे, हेड। तो ये कितने तरीके से आ सकता है, इसको आप अरेंज कीजिए। टोटल अरेंजमेंट इसका कितना होगा, इसका टोटल अरेंजमेंट जो होगा 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। इसके टू, एक्स इक्वल टू टू का मतलब क्या है, दो टेल और एक हेड,
है ना। तो 2 टेल और 1 हेड का मतलब है ये, तो इसको भी आप अरेंज करेंगे तो ये कितने तरीके से आ सकता है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी 3 बाई 8, और तीनों के तीनों टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 बाई 8, है ना। इसी तरह ये अब मेरे ख्याल से अब तीसरा आपका बन जाएगा नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, नंबर ऑफ हेड। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको तो सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाने बोला है तो आपको ऑटोमेटिक सबसे पहले रैंडम वेरिएबल का वैल्यू पता करना होगा। और रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कैसे पता होगा, आप देख लीजिए कि आपके बुक में क्या रूल बताया है रैंडम वेरिएबल का वैल्यू पता करने के लिए। नंबर ऑफ हेड, जैसे इसमें नंबर ऑफ टेल है, इसमें नंबर ऑफ हेड है ना, तो उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ अ डाइस, ठीक है। जो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो किस पे बनाना है, नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कितना आपको सक्सेस मिला है। और एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइस को हम फेंक रहे हैं, ठीक है। और वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, अब सक्सेस को कैसे बताया गया है, यानी क्या आएगा तो सक्सेस होगा वो आप बता रहा है। तो वो नंबर डिसाइड करेगा, नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि जो सक्सेस है वो कब होगा, जब आप डाइस को फेंक रहे हैं तो एक सक्सेस कब आप गिनेंगे, जब आपका 4 आ रहा हो, ग्रेटर देन 4 आ रहा हो। तो अब आप डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं तो 1,1, इस केस में आपका सक्सेस नहीं है। 1,2 इस केस में भी सक्सेस नहीं है क्योंकि 4 से बड़ा नंबर नहीं आया आपको। 1,3 इस केस में भी ये सक्सेस नहीं है, तो सक्सेस में काउंट नहीं होगा। 1,4 ये भी सक्सेस नहीं है क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। 1,5 ये सक्सेस है, क्यों, एक बार 5 से बड़ा नंबर आया है ना। उसने ये नहीं बोला कि कितनी बार आना चाहिए, उसने बोला कि जो नंबर है वो 4 से बड़ा आना चाहिए। तो इसमें एक नंबर 4 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये सक्सेस है मेरा। 1,6 ये भी मेरा सक्सेस है ना। तो सक्सेस में सक्सेस आपको कब कब मिल सकता है, कब कब आपको 4 से बड़ा नंबर मिलेगा, जब जब आपको 4 से बड़ा नंबर मिलेगा तो सक्सेस होगा। इसमें सक्सेस कितना है, एक ही सक्सेस है, क्योंकि जो ये नंबर एक ही बार नंबर जो है वो मेरा 5 से बड़ा आ रहा है, इसमें भी सक्सेस एक ही बार है। लेकिन अगर नंबर ऐसा आता 5,6 या 5,5, इसमें आपको कितना सक्सेस मिल रहा है, 2, क्योंकि इसने बोला कि सक्सेस किस पे काउंट होगा, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर जितनी बार आएगा वो आप काउंट कीजिए, वही आपका सक्सेस काउंट करेगा। तो इसमें एक भी बार नंबर बड़ा 4 से नहीं आया तो सक्सेस जो है वो 0 है ना। इस केस में एक ही बार 4 से बड़ा नंबर आया, एक बार 4 से छोटा नंबर, यानी सक्सेस आपका एक ही है। इस केस में दोनों बार 4 से बड़े नंबर आए, यानी सक्सेस आपका क्या है, 2 सक्सेस है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या डिसाइड करेगा, नंबर ग्रेटर देन 4, क्यों, नंबर जो रैंडम वेरिएबल है वो किससे डिसाइड हो रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस। और नंबर ऑफ सक्सेस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, नंबर ग्रेटर देन 4 आने पे। तो एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट अब आपको समझ में आया हो कि पहले तो आप, अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करने बोला है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू पता करना पड़ेगा। क्यों, जब तक आप रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं पता करेंगे आप कैसे पता करेंगे कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 ये देंगे। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0, यानी कि हमको सक्सेस एक ही बार नहीं आया है, तो 2 ही पोजीशन है। अब सक्सेस कब नहीं आया होगा, जब इन दोनों पोजीशन पे क्या आ रहे होंगे, 1 2 3 4, तो इस प्लेस को फिल करने का 4 वेज, इस प्लेस को फिल करने का 4 वेज, टोटल कितना हो गया 16। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 16, देख रहे हैं यहाँ पे हम सैंपल स्पेस को अब देख ही नहीं रहे हैं, और टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 36, यानी कि 4 9 जा 4 4 जा एंड 4 9 जा, सो 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब 1, यानी कि हमको सक्सेस कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो इस प्लेस पे 4 वेज से फिल कर सकते हैं, और इस प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 2, उल्टा भी तो हो सकता है, इस प्लेस को 2 और इस प्लेस को 4 वेज से, तो टोटल कितने हो जाएंगे इस केस में भी, 8 + 8 16, 16/36, यानी ये भी 4/9, 2, यानी दोनों जगह पे हमको सक्सेस आना चाहिए। तो दोनों जगह पे सक्सेस कब आएगा, यहाँ भी 2 वे से, और यहाँ भी या तो 5 6 यहाँ आना चाहिए, 5 6, यानी टोटल कितना होगा 4। सो ये कितना हो जाएगा आपका 4/36, यानी कि 1/9। तो सिंपल हो गया ना ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो मुझे ये समझना है सबसे पहले कि हमारा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। ये हमने अपने लास्ट क्लास में डिसाइड कर लिया। अब
दूसरा हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल एक कॉलम होगा या एक रो होगा और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो दूसरे उसके साथ होगी। तो इससे जो टेबल बन के आएगा ये टेबल मेरा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और मैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है वो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जो मेरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेज ऑफ अ डाइस, दो डाइस को हम फेंक रहे हैं तो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है। और सक्सेस किससे अब यहाँ पे डिसाइड हो रहा है वो आप देखिए, क्योंकि मेरा जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है वो सक्सेस से डिसाइड होगा, एक्स का कितने सक्सेस आ रहे हैं। और सक्सेस कैसे बताया जा रहा है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाइस, कम से कम एक डाइस पे भी आपका 6 आ जाएगा तो आपका सक्सेस है, दोनों डाइस पे आएगा तब भी सक्सेस है। और फेलियर कब होगा, जब आपके दोनों डाइस पे 6 नहीं आएगा। तो अब आप देखिए कि दोनों डाइस पे 6 आ जाए तब भी सक्सेस है, एक डाइस पे 6 आए तब भी सक्सेस है। तो नंबर ऑफ सक्सेस इस केस में भी 1 होगा, इस केस में भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों पे 6 आए तब भी सक्सेस है, एक पे 6 आए तब भी सक्सेस है। ठीक है, अगर दोनों पे 6 से छोटे नंबर आएंगे तो आपका फेलियर है, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अब इसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं ना। तो अगर मैं टेबल बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे x कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0 कितना होगा, x इक्वल टू 0 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो आप काउंट कर लीजिए। तो x इक्वल टू 0 इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारी यानी कि सक्सेस आपका नहीं आया, यानी कि किसी भी जगह पे 6 नहीं आया, तो यहाँ भी 5 बेस से फिल हो सकता है, यहाँ भी 5 बेस से, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 25/36। सक्सेस आया होगा तो सक्सेस कब आया होगा, जब यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे एक ही तरीका से फिल हो और यहाँ पे 6 तरीके से, यानी कि 6। और एक दूसरा हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 हो और यहाँ पे 1 तरीके से फिल हो जाए, है ना। यहाँ पे 6 आ जाए सिर्फ और यहाँ पे 1 से लेकर सॉरी हाँ 1 से लेकर 6 नहीं काउंट नहीं करते हैं इसको, हम ऐसे देखते हैं थोड़ा सा। अदरवाइज 6 जो है वो 2 बार काउंट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए, पहले हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, कब कब आपका एक सक्सेस काउंट होगा, जब आपका कम से कम एक बार 6 आए, 2 बार 6 आए तब भी एक ही सक्सेस है, वो 2 सक्सेस नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के नंबर आ जाए और यहाँ पे सिर्फ 6 आए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 5 बेज और यहाँ 1 बेज 5। वाइस वर्सा भी हो सकता है इसका, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर, ये 5। और एक आखिरी तरीका क्या हो सकता है, एक आखिरी तरीका हो सकता है दोनों पे 6 और 6 आ जाए, तो ये कितना होगा 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11/36। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने सैंपल स्पेस को काउंट कहीं नहीं किया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना है तो हमको क्या करना होगा। ठीक है, सैंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको बार बार सैंपल स्पेस को ना देखना पड़े। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फाइंड द फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स which include 6 defective bulbs। ठीक है, a sample of 4 bulb is drawn। ठीक है, एक 30 बल्ब का लॉट है, उसमें 6 डिफेक्टिव हैं, एक सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कितने बल्ब का लॉट ले रहे हैं 4 बल्ब का, एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, यानी जब हम 4 बल्ब निकाले तो पहला निकाला तो उसको वापस डाल भी दिया। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट केस का इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट केस है। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, क्या दे रखा है रूल, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। तो जो रैंडम वेरिएबल होगा वो कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो अगर 4 लॉट निकाल रहे हैं आप, 4 बल्ब निकाल रहे हैं अपने लॉट में से, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आ सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है, क्योंकि आप 4 बल्ब निकाल रहे हैं, एक डिफेक्टिव आ सकता है, 2 डिफेक्टिव आ सकता है, या 3 डिफेक्टिव आ सकता है, या चारों के चारों डिफेक्टिव, क्योंकि 6 डिफेक्टिव है तो 4 डिफेक्टिव भी आ सकते हैं। तो मेरा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू यही हो गया। अब हमको इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो चलिए हम लोग इसको अलग से solve करते हैं। ठीक है, अब हमको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो रैंडम वेरिएबल हमने डिसाइड कर लिया कि हम किस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना।
एक्स का वैल्यू और corresponding प्रोबेबिलिटी, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 4। अब यहाँ काउंट, ये सारा सॉल्यूशन आप अपने कॉपी में दिखाइएगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें जो 4 बल्ब निकाले हैं इसमें सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव को एन से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव हैं, तो ये कितने तरीके से आ सकता है? इवेंट मेरा यही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाई टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? आप 4 बल्ब है, 30 बल्ब है, 30 बल्ब में से 4 बल्ब आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो कितने वे से आप निकाल सकते हैं? ठीक है, सो आप इजिली निकाल सकते हैं। कितने वे से निकाल सकते हैं ये आप देख लीजिए। 4 बल्ब है, तो अब आप देखिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। प्रोबेबिलिटी हमको इसी का निकालना है, 0 है यानी कि सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव है। अब आपने क्वेश्चन में देखिए कि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था, यानी इंडिपेंडेंट है। तो ये मेरा एक इवेंट है, ये मेरा एक इवेंट है, ये मेरा एक इवेंट है, ये मेरा एक इवेंट है। हम इसको स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं? फर्स्ट बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव एंड सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव एंड थर्ड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव एंड फोर्थ बल्ब इज ऑल्सो नॉन डिफेक्टिव। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ऐसे ही होगा ना। अब फर्स्ट बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपके नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 30 बल्ब में से आपका जो है वो 6 डिफेक्टिव है, तो 24 नॉन डिफेक्टिव होगा इसका मतलब। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 24/30 होगी। एक डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकले, दूसरा नॉन डिफेक्टिव बल्ब, इसकी प्रोबेबिलिटी 24/30 होगी क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है ना। 24/30 इसका भी होगा और इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा? 24/30, यानी कि ये हो जाएगा 24/30 का होल रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई 24/30 होल रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक डिफेक्टिव आया है और बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव आए हैं। तो अब आप सोचिए कि ये तो एक केस हुआ जब फर्स्ट इज डिफेक्टिव एंड सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव, थर्ड इज नॉन डिफेक्टिव एंड फोर्थ इज नॉन डिफेक्टिव। इसकी प्रोबेबिलिटी और यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज नॉन डिफेक्टिव, सेकंड इज डिफेक्टिव, थर्ड इज नॉन डिफेक्टिव एंड फोर्थ इज नॉन डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज, ऐसे करके हमको करना पड़ेगा ना। तो अब आप देखिए कि अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको कि हम एक का प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 4 इवेंट है। फर्स्ट बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव एंड फोर्थ बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो और इंडिपेंडेंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई, है ना, इन प्रोबेबिलिटी दैट n इक्वल टू 4। अब फर्स्ट इज डिफेक्टिव, तो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4 है, 6 है, तो 6/30। बाकी नॉन डिफेक्टिव है तो 24/30 होल रेज़्ड टू पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन ये तो हो गया सिर्फ एक केस कि जब पहला डिफेक्टिव हो। अब हो सकता है दूसरा भी डिफेक्टिव हो ना, तो इसको आप ऐसे सोचिए कि मेरे पास 4 लेटर हैं D N N N, इसको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो इसको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 रिपीटिशन भी है ना लेटर का, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी बार आ रही होगी 4 टाइम्स। तो एक्चुअल इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 इंटू 6/30 इंटू 24/30 होल रेज़्ड टू पावर 3 होगी। अब इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा आपका। दूसरा, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास 2 डिफेक्टिव है और बाकी 2 नॉन डिफेक्टिव है, क्योंकि x इक्वल टू का मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो 2 डिफेक्टिव आए होंगे लेकिन 4 बल्ब हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी जो 2 हैं वो क्या है? नॉन डिफेक्टिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली निकाल सकते हैं बाय इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों की सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/30 होल रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 24/30 होल रेज़्ड टू पावर 2 होगा। अब ये आ कितनी तरीके से सकता है? तो यानी कि हम इन 4 लेटरों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6। यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी 6 बार आएगी, यानी कि 6 इंटू 6/30 होल रेज़्ड टू द पावर 2 इंटू 24/30 होल रेज़्ड टू पावर 2, यही होगा। ठीक है, ये आप x इक्वल टू 2 के जगह पे लिख दीजिए।
इसी तरह 3 और 4 वाला भी आप खुद से कर सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो ये अब आप सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा यही आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आते हैं हम, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन, है ना। अब आप देखिए आपके सिलेबस में जो मीन निकालने वाला पार्ट है ना वो नहीं आएगा, बट हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो बनाएंगे। हम सिंपली बोलेंगे फाइंड द मीन के जगह पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन, ऐसा हम बोलेंगे। इसी तरह देखिए इस क्वेश्चन में भी फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं हम लिखेंगे, हम इसके जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा मॉडिफिकेशन करके आप बनाइएगा, क्योंकि आपके सिलेबस से मीन मीन को आपके बुक में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इससे डिनोट करता है, ये सिलेबस में नहीं है। और वेरिएंस म्यू, सॉरी मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। म्यू जो है वो मीन का नोटेशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर, या सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जहां भी हैं उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता कीजिएगा आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें है फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, आप नहीं पता कीजिएगा, बट इसके जगह पे आप क्या पता कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नहीं निकालेंगे, इसके जगह पे हम क्या निकालेंगे, पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालने बोला है, ये हम नहीं निकालेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकालने बोला है। यहाँ भी देखिए ये नहीं निकालेंगे, हम सिंपली क्या निकालेंगे, पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जहां भी एक्सपेक्टेशन वेरिएंस है उसको आप हटा दीजिएगा, क्यों वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसके जगह पे आप क्या निकालिएगा, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालिएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। मेरे ख्याल से इधर के जितने भी क्वेश्चन है सारे इजी है, अब आप बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा बनाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा। ओके एग्जाम्पल में जैसे ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल 29, ठीक है। एग्जाम्पल 29 क्या बोला है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ वेल सपल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। तो दो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्स का वैल्यू है वो क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ किंग। तो एक्स का वैल्यू यानी कि एक भी किंग नहीं है, या एक किंग है या दो किंग है। अब प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक भी किंग नहीं है, तो हम दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब फर्स्ट कार्ड इज किंग, फर्स्ट कार्ड इज नॉन किंग एंड सेकेंड कार्ड इज नॉन किंग, है ना। इसको हम, अब आप देखिए कि इसमें उल्टा भी, इसमें फर्स्ट कार्ड इज आल्सो नॉन किंग, सेकंड कार्ड इज नॉन किंग। इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से या कॉम्बिनेशन से भी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बनाएंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट n1 फर्स्ट कार्ड इज नॉन किंग एंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज नॉन किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी नॉन किंग। तो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, फर्स्ट कार्ड नॉन किंग, तो नॉन किंग कितने होंगे टोटल, 48, है ना। टोटल 48 नॉन किंग होंगे, क्योंकि किंग 4 ही होता है, तो 48 बाई 52 इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज नॉन किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड। तो एक कार्ड हमने निकाल के बाहर कर दिया ना, तो नॉन किंग हमारे पास 47 होंगे, और टोटल कार्ड भी कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे, 51। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 48C2 दो तरीके से, क्योंकि कॉम्बिनेशन इज अ काइंड ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट केस, है ना। 48C2 बाई 52C2, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, इससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे आपके बुक में जो है कॉम्बिनेशन से बनाया है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बनाएंगे तो सेम आएगा 48/52 इंटू 47/51। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1, क्योंकि एक किंग आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे केस बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, केस बन जाएगा। और अगर आप केस नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, और अगर केस सॉल्व बना के सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मैं चलिए पहले तो इससे सॉल्व कर लेता हूं। तो दो, एक किंग होगा और एक नॉन किंग होगा। तो एक किंग यानी 4c1, चार किंग में से एक किंग, एक नॉन किंग यानी कि 48c1 बाई 58c2। और अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, एक किंग होगा यानी फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड कार्ड इज नॉन किंग, और ऐसा भी तो बन सकता है, फर्स्ट कार्ड इज नॉन किंग एंड सेकेंड कार्ड इज किंग, ऐसा भी तो बन सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट n1 k2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप दोनों तरीके से। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कीजिए, फर्स्ट कार्ड इज किंग इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। अब फर्स्ट कार्ड इज किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52 है ना, इनटू सेकंड कार्ड इज नॉन किंग, तो 48 नॉन किंग होता है, और बाय गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी किंग, तो उसको हमने बाहर कर लिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 51, प्लस अब पहला कार्ड नॉन किंग हुआ तो 48/52 इनटू दूसरा कार्ड किंग होगा, ऑलरेडी हमको पता है पहला कार्ड किंग है और विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, तो ये कितना हो जाएगा 4/51। इन दोनों को जोड़िए, दोनों सेम ही है ना, यानी 2 इंटू 4/52 है ना, इंटू 48/51, यही है आपका भी। देखिए 2 इंटू 4 इंटू 48 और नीचे में 52 इंटू 51, तो सेम आंसर आएगा ना। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो परमुटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब तीसरा वाला भी बन जाएगा ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में भी आपके कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है विथ रिप्लेसमेंट में, इसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 27 भी है, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, किंग वाला ही है, बट यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल 24 में 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एज। तो नंबर ऑफ एज का क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये आपको पता करना है, लेकिन इसमें विथ रिप्लेसमेंट का केस है तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट का केस यूज होगा, इसमें कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो गलत आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट में हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ओके।